हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। सभी प्रश्नों को क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, यानी प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वही हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, प्रकाश के किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है, फिर सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। ये पूरी परिघटना जो होती है वो क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोगों को उदाहरण को हमें लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो परिघटनाएं हम देखते हैं उसी को हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना और यहाँ पे पानी से भरी बाल्टी का कम गहराई प्रतीत होना, तो यही दोनों परिघटनाएं यानी इस एग्जाम्पल में शामिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना या सिक्के का ऊपर उठा प्रतीत होना। तो ये दोनों इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख हमें खींचना है। पहला शर्त क्या है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो विरल माध्यम अगर हम वायु माने, सघन माध्यम जैसे हम जल माने, तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो वही हमें किरण आरेख तैयार करना है। और फिर ना देखिए पुनः उल्टा क्या है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये पानी से वायु में जाती है, तो अविलंब से दूर भागेगी। इन दोनों शर्तों का हमें किरण आरेख तैयार करना है। आइए तो सबसे पहले जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यहाँ पे देखिए ये विरल माध्यम हो गया वायु और ये सघन माध्यम हो गया जल। ये प्रकाश की किरण है, आ रही है, आपतित हो रही है और ये वायु से जल में जाती है। तो ये क्या है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये हो गया अविलंब, तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये पूरी परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। तो यही आपको तैयार करना है, ये ए में। ठीक है, अब इसके बाद बी में देखिए, जब किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो इसको हम ऐसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जल हो गया सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और ये हो गया विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक कम होता है। तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, यानी इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये अविलंब है, अविलंब से थोड़े दूर ये क्या होती है, ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो यही आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण यानी सघन यानी विरल माध्यम से जल में तिरछे प्रवेश करती है, सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब की ओर दूर हटेगी, बताएं क्यों। तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएंगी। तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, प्रकाश किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हमने अभी देखा ये वाला अविलंब की ओर मुड़ जाती है, जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये अविलंब है, ऐसे मुड़ गई। ठीक है, ऐसे मुड़ गई। ठीक है, यानी जल से वायु से जल में, यानी विरल से सघन माध्यम में। ठीक है, तो इसका कारण क्या है मुड़ने का, यही हमें बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रकाश किरण अविलंब की ओर मुड़ जाएंगी। ऐसा इसलिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम जल में जाने से उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, और जिसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। क्या आपको लिखना है, आपतन कोण जो होता है अपवर्तन से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण अविलंब, और ये क्या है, और ये आपतन बिंदु, तो ये कौन सा कोण बना, ये आपतन कोण है। ठीक है, तो ये हो गया आपतन कोण, ये आई हो गया, और ये कौन सा अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु, और ये अविलंब, ये कौन सा कोण बना, ये अपवर्तन कोण बना। ठीक है, ये देखिए छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो यही बात आपको लिखनी है, और इसका आंसर भी। पांचवा सवाल क्या है, कांच की आयताकार सिल्ली यानी पट्टी में अपवर्तन के दो किरणों का हमें नामांकित चित्र खींचना है। तो आपको ये तैयार करना है। ठीक है, ये कांच की सिल्ली है, ये आपतित किरण है। ठीक है, वायु से कांच में जाती है, यानी विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, और फिर देखिए सघन से वायु में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। ठीक है, तो इन दोनों का ये पार्थिक विस्थापन कहलाता है, ये दूरी। तो ये पहला किरण, ये दूसरा किरण। ठीक है, तो कांच की सिल्ली, तो यही आपको पूरा तय। तो
तो यही आपको पूरा तैयार करना है, ये वर्णन नहीं करना है, बस ये सारे सूचकांक आपको प्रदर्शित। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या है। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? हम सभी जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी परिघटनाएं प्रदर्शित होती हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है। किसी भी बर्तन में पानी को रखा हुआ सिक्का आंखों से देखने पर वो उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इस तरीके से पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हमें लिखना है। तो ये रहा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतन बिंदु जो बीच में बिंदु होता है और अविलंब होता है। ठीक है, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु से वो तीनों जाते हैं। ठीक है, यानी वो एक ही समतल में हो गए। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी भी दो माध्यम हो गया, वायु जल ले लीजिए, प्रकाश के किसी भी विशेष वर्ण के लिए, देखिए प्रकाश का रंग की बात की गई है, तरंगदैर्घ्य की बात की गई है, तो उससे भी प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये नियतांक की बात की गई है, तो ये दोनों आपका नियम हो जाते हैं और इसी को कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, स्नेल के नियम को लिखकर हमें समझाना है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का ये जो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। पहले आप इस नियम को लिखिए, दूसरे इस नियम को। ठीक है, इस स्नेल का नियम कहा जाता है। यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया, हमें प्रमाणित नहीं करना है, बस यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है, 2.42 है। और इस कथन का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 है। इसका अर्थ है प्रकाश हीरे में निवार्त की अपेक्षा 2.42 गति धीमी चाल से चलता है। तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है? शून्य में प्रकाश की चाल यानी निवार्त में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ, यानी निवार्त की अपेक्षा प्रकाश जो है हीरे में निवार्त की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। इसका मतलब देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? प्रकाश की एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी तीन माध्यम दिए गए हैं, इसके अपवर्तनांक क्रमशः इतना दिया गया है। समझाए कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन और फिर तारपीन से पानी में गमन करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये हो गया कौन सा? ये विरल माध्यम, संघन माध्यम, फिर ये विरल माध्यम, यानी तारपीन और पानी में देखा जाए तो आइए इसको हम किरण आरेख तैयार करते हैं। इसको हम ऐसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए विरल माध्यम वायु है और उसके बाद तारपीन है। ठीक है, ये संघन माध्यम इसकी तुलना में, और फिर तारपीन और पानी में इसका अपवर्तनांक क्या है? इसका अपवर्तनांक कम है इसकी तुलना में। तो ये हो गया संघन, ये विरल हो गया। तो इसके अपवर्तनांक क्रम से यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको ऐसे ही तैयार करना है। देखिए प्रकाश की किरण आती है और ये विरल माध्यम वायु में, फिर ये तारपीन में जाती है, यानी संघन माध्यम में जाती है। जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये अविलंब हो गया, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये संघन माध्यम है। फिर संघन से जब विरल में जाएंगी यानी पानी में जाएंगी, इसको जाना चाहिए प्रकाश को ऐसे सीधे, लेकिन ये अविलंब है, अविलंब से थोड़ा दूर भाग गई। ठीक है, ये पानी में, और फिर देखिए फिर ये बाहर निकल गई। तो इसी तरीके से प्रकाश का मुड़ना जो है वो तीन जगह प्रकाश यानी माध्यम में प्रकाश का चाल जो है वो परिवर्तन हुआ। तो आपको ये बातें लिखनी है। देखिए वायु से तारपीन में प्रकाश की चाल निम्न होगा, वायु से तारपीन में प्रकाश की चाल निम्न होगा, यानी अविलंब की ओर मुड़ जाएंगे, फिर अविलंब की ओर मुड़ेगी। इसके पश्चात तारपीन से पानी में प्रकाश की चाल उच्च होगा, अर्थात अविलंब से दूर हटेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यही आपको किरण आरेख तैयार करना है। 11 नंबर सवाल देखिए, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। उसकी सतह को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे? ठीक है, तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले छपाई के अक्षरों को, यानी कुछ हम लिखा हुआ अक्षर उस लेंस के सामने लाएंगे। जिस लेंस में अक्षर सीधा और आवर्धित यानी बड़ा दिखाई पड़े वो क्या होगा? वो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और जिस लेंस में छपाई अक्षर सीधा और छोटा दिखाई पड़े वो अवतल लेंस होगा। और जिस
लेंस में या जिस नमूने में हूबहू यानी बराबर दिखाई पड़े वो क्या होगा, वो कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वो जल उठता है, इसका कारण क्या है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है, अतः उस उत्तल लेंस जब हम सूर्य की आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे हिस्से पे फोकसित होती है, अतः कागज का हिस्सा जल उठता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की किरणों में क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है और एक बिंदु को फोकस कर देता है, इसीलिए वो कागज जल उठता है। इसका आंसर हो गया। इसके बाद 13 नंबर सवाल भी देखिए, सेम टू सेम वैसे ही है। उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना किया जाता है। कि इसका आंसर होगा, उत्तल लेंस आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने मना क्यों इसलिए किया जाता है कि सूर्य से आती ऊष्मा जो है आँख के रेटिना पर फोकसित हो गई, इससे अत्यधिक हानि हो जाएगी। ठीक है, तभी तो वो कागज को जला देता है, इसलिए वो हानि हो जाएगी, इसलिए मना किया जाता है देखना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण आने वाली किरण लेंस के अक्ष के समानांतर है तो वो लेंस के अपवर्तन के पश्चात वो किस प्रकार मुड़ेगी, किरण आरेख द्वारा हमें स्पष्ट करना है। काफ़ी आसान सवाल है। हम ऐसे करेंगे, देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये ऐसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। इसके समक्ष ये समानांतर एक आपतित किरण आ रही है और ये लेंस से टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएंगी। समझ में आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। 15 नंबर देखिए, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और 2f के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख हमें दिखाना है। ध्यान देना है, कहाँ है, f और दूनी फोकस के मध्य में स्थित हो। तो ये वाली स्थिति जो है तीसरी, f और 2f के मध्य स्थित हो, तो यही आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो उस वास्तविक प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, ये 2f2 और अनंत के मध्य बनता है। ठीक है, तो यही आपको ये पूरा ये जो आरेख है ये आपको तैयार करना है। देखिए ये हो गया 2f और ये हो गया f, इसके मध्य में रखा हुआ है ये वस्तु AB, तो इसका प्रतिबिंब यही बना। ठीक है, 16 नंबर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ से करेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो उत्तल लेंस क्या होता है, ये लेंस जो है वो बीच में मोटा होता है और किनारों से ये पतला होता है। देखिए बीच में मोटा है और किनारों से ये पतला है। और वहीं अवतल लेंस की बात की जाए, ये बीच में क्या होता है, ये बीच में देखिए पतला है और किनारों पर देखिए ये क्या है, मोटा है। दूसरा, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, इसीलिए अभिसारी कहा जाता है। और ये अपसारी यानी ये किरणों को फैला देता है, ये अपसारी कहा जाता है। ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और सीधा बनाता है, ये हमेशा क्या बनाता है, ये सीधा ही बनाता है। तो इसी तरीके से ये 5 अंतर दिए गए हैं, यही आपको लिख लेना है। 17 नंबर देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, उत्तल लेंस का कार्य उसके होकर जाने वाले किरणों को अभिसारित करना है, इसी कारण से इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, अभिसार कर देता है। और अवतल लेंस की बात की जाए, अवतल लेंस का कार्य किसी होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना है, इसी कारण से अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए प्रकाश किरण आई, इसको फैला देता है और इसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो इन्हीं वजह से, इन्हीं गुणों की वजह से इसे कहा जाता है। तो ये दोनों आपका हो गया उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। 18 नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी को जैसे जैसे फोकस की ओर लाया जाता है, यानी 2f से फोकस की ओर लाया जाता है, लेंस के पास लाया जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो पहले तो छोटा बनेगा, हम f के पास जैसे नज़दीक लाएंगे तो अनंत पे बनता चला जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है, वस्तु जैसे जैसे f की तरफ लाया जाए तो पहले छोटी बनेगी और f की तरफ आते ही आकार अनंत पर बनेगा। यही बातें आपको लिखनी है और ये आरेख भी तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, किसी लेंस की क्षमता या शक्ति, पावर, उसकी ये सामर्थ्यता है, ये एबिलिटी है। ठीक है, कि यानी उसकी माप है जो प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसरण या अपसरण करती है, यानी एक बिंदु पर फैलाना, वो कितना फैलाती है और वो क्या करती है, अपसरण करती है, यानी बाहर उसको फैला देती है। ठीक है, तो यही माप कहलाती है लेंस की क्षमता।
तो ये आपको यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है, यानी P = 1/f। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यहाँ से ये पूरा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक क्या कहलाता है, मीटर इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, यानी ये आपको पूरा ही लिख लेना है, 1 डायप्टर = 1 मीटर इनवर्स। ये पूरा हो गया। इसके बाद 20वां सवाल देखिए, मुख्य अक्ष को x अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप u यानी प्रतिबिंब दूरी, यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी v और f फोकस दूरी चिन्ह को कैसे निर्धारित करें। ये चिन्ह परिपाटी की बात की गई है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सभी दूरियां लेंस के मुख्य बिंदु x अक्ष से मापी जाती है, जो चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, मूल बिंदु से यानी ये से बाईं ओर, हम बाईं ओर जाएं, हम गणित में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस तरफ की दूरियां ऋणात्मक में मापी जाती है और दाईं तरफ धनात्मक में मापी जाती है। ठीक है, अब इसका हम निर्धारण करेंगे v, ठीक है, u, v और f का। तो हम ऐसे करेंगे, देखिए x अक्ष से u, v और f का निर्धारण। पहला देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए वस्तु हमेशा क्या होती है, u हमेशा ऋणात्मक ही होती है, यानी इस तरफ रखी जाती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस का प्रतिबिंब v जो है हमेशा ऋणात्मक बनेगा। ठीक है, और उत्तल लेंस में ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, वो प्लस और माइनस से निर्धारित की जाती है, वास्तविक और काल्पनिक होती है। ये आपका आंसर हो गया पूरा। इसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल, एक उत्तल लेंस वस्तु यानी इसे बिंब भी कहा जाता है, बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, यानी ये v का मान है। तो यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, यहाँ आपको ध्यान देना है v और u आपस में बराबर हो, तो वस्तु के लेंस से कितने दूरी पर है। ठीक है, यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, हमें u निकालना है और लेंस की क्षमता निकालना है, p ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए यहाँ वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार बराबर बताया गया है, यहाँ पे बराबर कहा गया है, इसलिए v = -u, क्योंकि वस्तु हमेशा ऋण में रखी जाती है। समझ में आ गया, v = -u। तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/v = 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम v के स्थान पे क्या रखेंगे, क्योंकि ये बराबर है तो -u रखेंगे। 1/f = ये v के स्थान पे -u, ये पहले से है। ठीक है, तो -u। तो यहाँ पे देखिए 1/f = माइनस और माइनस, ये माइनस कितने हो गए, ये 2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, -2u। ठीक है, अब इसके बाद तिरछा तिरछी हम गुणा करा दिए, तो u = -2f हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो v = -u, तो -u का मान कितना आया, -2f आया, तो v = -2f, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये ब्रैकेट में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, v = 2f। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हम जब 2f हो गया तो v का मान कितना दिया गया है, तो प्रश्न में v का मान दिया गया है 40। ठीक है, तो ये 2f, तो f हम निकालेंगे, ये बटे में आ जाएंगे, तो v = 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है, 100/f, फिर यानी 100/20, f हमने निकाला 20, तो कैंसिल आउट हो गया, तो 5 डायप्टर आ गया लेंस की क्षमता। समझ में आ गया पूरा आपको। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकाय का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, संकेत में दिया गया है, ऐसे लेंसों का निकाय का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंसों, सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के अभिदृश्यकों के डिजाइन में किया जाता है, यानी कई लेंस को एक दूसरे से ऊपर रखकर हम तैयार करते हैं ये सारे उपकरण। समझ में आ गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।